हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेशंस के बारे में। जो ब्रांड बात होता है इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेशंस में हाइपर पायरेक्सिया। तो हाइपर पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है, मतलब फीवर। हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, पायरेक्सिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फीवर की कंडीशन होती है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 41 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी बॉडी की थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा जो बहुत ज़्यादा समय के लिए इतना ज़्यादा बना रहेगा। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर ज़्यादा समय के लिए बहुत ज़्यादा दिन तक हो गया तो उस समय उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, कार्डियक स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ तक कि डेथ होने के भी चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे ब्रांड बाथ देते हैं तो वो क्या करता है, ब्रांड बाथ हमारी बॉडी की एक्सेसिव हीट को रिमूव कर देगा, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए ये क्या करता है, ब्रांड बाथ हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने का काम करता है। सेकेंड है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर क्या रहता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह सकते हो। तो मेनली कौन काज करता है, तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया रहता है जो काज करता है। तो पहले समय में अगर किसी के टाइफाइड की कंडीशन होती थी तो उस समय क्या होता था, जो टेम्परेचर रहता था वो हाई रहता था। ठीक है, तो उस समय एंटीबायोटिक्स भी नहीं थी, तो एंटीबायोटिक्स ना होने के कारण क्या हो गया, तो जो ब्रांड बाथ है वो उसके थ्रू क्या करते थे, फीवर को कंट्रोल करने का काम करते थे। ठीक है, तो आज भी अगर फीवर बहुत ज़्यादा होता है तो देखा होगा वहाँ पे एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेंड बाथ का वहाँ पे यूज करते हैं, जिससे फीवर क्या होता है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, और वहाँ पे हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो भी स्टेबलाइज हो जाती है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट हाई फीवर। अगर वहाँ पे परसिस्टेंट हाई फीवर बना रहता है तो उससे क्या होगा, वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म हो गई, रिड्यूस हो जाएगी, वीकनेस होने लगेगा, और हमारी जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगी या मेटाबॉलिज्म होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पे हम इसको कम करने के लिए या इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए ब्रेंड बाथ देते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फीवर रहेगा बॉडी में तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। तो जो हीट स्ट्रोक की कंडीशन है, तो हीट स्ट्रोक भी क्या रहती है, एक इमरजेंसी कंडीशन रहती है, जिसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वहाँ पे जो बॉडी की कूलिंग मैकेनिज्म होगी वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब हाई हो जाता है तो पेशेंट को क्या होगा, वहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है, डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट। ठीक है, और वहाँ पे हमारी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगी, ट्रैकीकार्डिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कहो तो वो पेशेंट का अनकॉन्शियस होने लगता है। ठीक है, तो शॉक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे जो मेडिकल सुपरविजन रहते हैं, ठीक है, उनके सुपरविजन में मेडिकल सुपरवाइजर जो रहते हैं उनके सुपरविजन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे इस थेरेपी को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रैपिड कूलिंग से क्या होगा, जो ब्रेन हैंगे या जो हमारे वाइटल आर्गन होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे बचाने का ये काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीवर अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस। तो जब एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस बहुत सारे रहते हैं, जैसे पीसीएम हो गया, तो ये सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर फीवर नहीं रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट को जो फिजिशियन रहते हैं वो तो पेशेंट को एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में वहाँ पे ब्रेंड बाथ का यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे मेडिसिन के साथ साथ वहाँ पे
ब्रांड बाथ अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टेड इन्फेक्शियस डिजीज एसोसिएटेड विद डेंजरसली हाई बॉडी टेम्परेचर। दो कुछ ऐसी कह सकते हैं वहाँ पे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज रहती हैं जिनमें क्या होता है, हमारा जो फीवर होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उससे हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ब्रांड बाथ एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में दे सकते हैं, जिससे जो हमारी मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगी वो भी रिड्यूस होगी और जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी रिड्यूस होगा। जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा जो ऑर्गन होंगे वो डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो जो ब्रांड बात होता है ये क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करता है, लेकिन ये क्या करेगा, जो हाई फीवर हो गया है उस डिजीज के कारण तो उस फीवर को रिड्यूस करेगा, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ जो इंडिकेशंस थे जिनमें हम इनका यूज करते हैं इस कंडीशन में, कौन कौन से डिजीज का आज होंगे जिसमें जो हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंट्राइंडिकेशंस की। तो कंट्राइंडिकेशंस में ऐसी कौन कंट्राइंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम ब्रांड बाथ नहीं दे सकते, इनका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन और ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, तो और कौन कौन सी कंडीशन है, तो सबसे पहले सीवियर कार्डियक डिजीज। तो सीवियर कार्डियक डिजीज में बहुत सारे डिजीज रहते हैं, जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गया, अनस्टेबल एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और एरिथ्रीमिया की कंडीशन हो गई। तो इन सब कंडीशंस में क्या करेंगे, हम वहाँ पे ये थेरेपी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोल्ड वाटर इमर्सन करेंगे, बॉडी को इमर्ज करेंगे कोल्ड वाटर में, तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हार्ट पे और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्कलोड बढ़ेगा जिससे क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो वीक हार्ट होने के कारण स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जब स्ट्रेस नहीं टॉलरेट होगा तो वहाँ पे और बहुत सारी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, हार्ट कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम अप्लाई नहीं करेंगे अगर सीवियर कार्डियक डिजीज है तो। नेक्स्ट बात करते हैं शॉक। तो शॉक की कंडीशन में भी हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि शॉक में पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोल्ड बाथ दे देंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, जिससे वहाँ पे जो टिश्यूज होंगी वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ब्लड की सप्लाई रिड्यूस होगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी या न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब रिड्यूस हो जाएगी तो वहाँ पे शॉक की कंडीशन और बढ़ जाएगी, हमारे जो वाइटल ऑर्गन होंगे उनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सीवियर हाइपोटेंशन की। सीवियर हाइपोटेंशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में इसको देते हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे सर्कुलेशन बहुत ही कह सकते हैं स्लो है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हम इसको थेरेपी देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो पेशेंट होगा, पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स की कंडीशन या फिर डिजीनेस की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर लो बीपी वाले पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, वहाँ पे हम थेरेपी नहीं देंगे। ठीक, नेक्स्ट है एडवांस्ड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो अगर किसी पर्सनस में कह सकते हैं जो फुट एक्सट्रीमिटीज हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स में कोई डिजीज है। ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर का मतलब हो गया हमारे जो लिम्ब होंगे, लिम्ब्स में ब्लड फ्लो रिड्यूस है, तो उस कंडीशन में भी हमको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लिया फिर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जिससे वहाँ पे जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में इस्कीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, और वहाँ पे जो हीलिंग प्रॉपर्टी होगी वो भी बहुत ही स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसा पर्सन
मान लिया कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोल्ड से वहाँ पे एलर्जी है या फिर सेंसिटिविटी है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसको थेरेपी कोल्ड ब्रेंड बाथ थेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें कोल्ड एक्सपोजर से क्या होगा, वहाँ पे एलर्जी होगी, ठीक है, और ज़्यादा वहाँ पे पता लगे स्वेलिंग हो जा रही है, रैसेज पड़ जा रहे हैं, ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो जा रही है, तो इस कारण से उनको हम ये थेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, जो कोल्ड वाटर होगा ये क्या करेगा, हमारे जो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं उनको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे और ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसको अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड शिवरिंग। अगर शिवरिंग की प्रॉपर्टी, वहाँ शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे तो जो शिवरिंग है बॉडी का नेचुरल वहाँ पे मैकेनिज्म रहती है, अगर वहाँ पे कोल्ड अप्लाई करते हैं तो वो नेचुरली वो तो वहाँ पे शिवरिंग होना रहता ही, शिवरिंग तो होगी ही, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वहाँ पे जो मसल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रैपिडली वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगती है। अब शिवरिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और वहाँ पे जो फीवर होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेसिव अगर किसी के शिवरिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी ब्रेंड बाथ हम नहीं देंगे, क्योंकि या फिर उसके जो कूलिंग इफेक्ट होगा उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डरली पेशेंट, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज के जो पेशेंट होंगे उनमें जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो भी वीक हो जाता है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, इनकी एडेप्टेबिलिटी वीक हो जाएगी, हाइपोथर्मिया का रिस्क वहाँ पे और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या करेंगे, कोल्ड स्ट्रेस को ज़्यादा से टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम कोल्ड एक्सपोजर देंगे तो हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होंगी या जो पेशेंट है उसके रेस्पिरेटरी मसल्स और जो एयरवे रिफ्लेक्सेस होंगे वो ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, तो इस कारण से उसका सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे रेस्पिरेटरी फेल्योर का रिस्क बढ़ जाएगा, इस कारण से उसके भी अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट विदाउट इंटेंसिव मॉनिटरिंग, ठीक है, तो ऐसे का अनकॉन्शियस पेशेंट जिनकी हम कंटिन्यूस इंटेंसिव मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, ठीक है, उसके लिए वो वहाँ पे नहीं होते हैं, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होगा, जो कोल्ड एक्सपोजर होगा उसको देंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस की कंडीशन या डिजीनेस की कंडीशन के बारे में वो बता नहीं सकते, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि वो पहले से अनकॉन्शियस हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम देते हैं तो उसको क्या करेगा, वहाँ पे अपना जो बीपी है, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन है, वो वहाँ पे नहीं बता पाएगा, तो इसके लिए वहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी की रिक्वायरमेंट रहती है, कंटिन्यूस वहाँ पे मॉनिटर करना रहेगा। अगर वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक। तो ऐसे पेशेंट जिनमें वहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, अगर उनमें हम थेरेपी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मान लिया कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो मेजर कंट्राइंडिकेशन में कार्डियक हार्ट डिजीज अगर है तब हम थेरेपी नहीं देंगे, या फिर सीवियर हाइपोटेंशन है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, अगर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की कंडीशन है या कोल्ड से हाइपर सेंसिटिविटी है, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग की कंडीशन है, ठीक है, तो इन सब कंडीशन में या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में इसको अप्लाई हम नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे पेशेंट में और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंट्राइंडिकेशंस थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एडवांटेज के बारे में, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इससे हमको क्या लाभ मिलता है अगर हम थेरेपी देते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब हम ब्रेंड बाथ देंगे तो ब्रेंड बाथ से क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा सडनली कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली वहाँ पे रिड्यूस होगा, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, 18 to 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी को इमर्ज करेंगे वहाँ पे हीट तुरंत ही वहाँ पे कह सकते हैं जो कंडक्शन हो गया या फिर कन्वर्जन हो गया, कन्वेक्शन के थ्रू वहाँ पे बॉडी से निकलने लगेगी बाहर, और वहाँ पे जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हाइपरपायरेक्सिया जैसी बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग फ्री थेरेप्यूटिक मेथड। तो ड्रग फ्री थेरेप्यूटिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिसिन के रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, टोटली ये क्या होगा, फिजिकल कूलिंग थेरेपी पे बेस्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे केवल कोल्ड वाटर यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ड्रग रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है, उसका रिस्क भी कम रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट का इफेक्ट तो मेनली किसके बेसिस पे होता है, जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है उसके बेसिस पे रहता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और वहाँ पे जो वाटर लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, कोल्ड वाटर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव सर्कुलेशन। इम्प्रूव सर्कुलेशन का मतलब जो बॉडी का सर्कुलेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, उसको भी इम्प्रूव बनाता है। क्योंकि इनिशियल तो जब कोल्ड वाटर हम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल तो वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, लेकिन फ्रैक्शन या रबिंग के बाद क्या होगा, वहाँ पे रिएक्टिव वेसोडाइलेशन होगा या फिर रिबाउंड वेसोडाइलेशन होगा, जिससे जो पेरीफेरल सर्कुलेशन होगा वो इम्प्रूव होगा और वहाँ पे जो कैपिलरीज होंगी वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होंगे और जो ऑक्सीजन होगी वो पहुँच पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी कम होगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। जो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और वहाँ पे जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है इससे क्या होगा, जो सेल्स होगा, सेल्स पे जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग फीवर। तो प्रोलॉन्ग जो फीवर होगा, ऐसे पेशेंट कह सकते हैं जिनके लॉन्ग टर्म से फीवर हो रहा है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में ये भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन से फीवर आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन या फिर डिलीरियम ये हो गया, आर्गन डैमेज की कंडीशन हो गई, सीवियर वीकनेस की कंडीशन होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो ब्रेन बात क्या करेगा, फीवर को कंट्रोल करेगा जिससे कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट की। तो कोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब हो गया वहाँ पे जो कास्ट होगी उस इस थेरेपी की वो भी क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। ठीक है, केवल ट्रीटमेंट में क्या लगता है, एक बाथटब हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, आइस हो गया, इसके अलावा थर्मामीटर हो गया। तो ये बेसिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी केवल रिक्वायरमेंट होती है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन्स हो गई या फिर कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेज हो गई जिनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कोई डिवाइसेज यहाँ पे यूज नहीं की जाती हैं, तो इसी कारण से जो इसकी कास्ट होती है, ओवरऑल कास्ट बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजफुल व्हेन मेडिकेशंस आर इनइफेक्टिव आर कंट्राइंडिकेटेड। तो जब कभी क्या होता है, जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती हैं या उनको देना वहाँ पे क्रिटिकल हो सकता है, तब उस कंडीशन में हम ब्रेंड बाथ यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें क्या हो गया, जो फीवर हो गया, फीवर मेडिसिन्स वहाँ पे उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, उनसे वो कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, और या फिर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें मेडिसिन्स का हम यूज ही लिमिटेड कंडीशन में कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स के प्रेजेंस में वहाँ पे हम ब्रेंड बाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये एज ए सपोर्टिव कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कूलिंग मेथड के रूप में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल फिजिकल हीट होगी वो रिमूव होगी और वहाँ पे फीवर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मेनली इसका जो ये रहता है, इसकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल मेडिसिन्स की अपेक्षा दूसरी तरह की रहती है। ठीक है, मेडिसिन्स क्या करती है, मेडिसिन्स हमारे जो सिम्टम्स होते हैं उनको सप्रेस करने का काम करती है, जबकि ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है उस कोर टेम्परेचर को ये रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर रिड्यूस होगा
तो वहाँ पे जो हमको स्ट्रेस की कंडीशन हो रही है या फिर जो ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई जैसे एडवर्स कंडीशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं और कैसे हम इसको प्रिकॉशन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं। ओके, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।